हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज। साथियों, कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज में आपका फिर एक बार हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज आपके लिए पर डे नई नई क्लासेज लेके आ रहा है। भूगोल के संबंध में नई क्लासेज लेकर आ रहा है। हर संडे अपना स्पेशल सेशन रहता है जो फर्स्ट पेपर को लेकर रहता है, हमने जो शुरुआत की है। और आप कॉस्मोस यूजीसी क्लासेस से जुड़े रहिए। आपको डे बाय डे आपको नए नए जानकारी, नए नए सेशन, नए नए क्लासेस आपके यहाँ पे स्टार्ट कर दी जाएगी। थोड़ा वेट कीजिए आप। वैसे भी आपकी एग्जाम अभी तो है नहीं, लेकिन स्टडी को अपन को रेगुलर रखना है। स्टडी को अपन को स्टॉप नहीं करना है, क्योंकि यही वो टाइम है जो अपन अन्य स्टूडेंट्स से, जब अपन बढ़ोतरी में प्लस में चले जाएंगे, उनसे आगे निकल जाएंगे, यही वो बेहतर सुनहरा अवसर है। क्योंकि इस बार नहीं तो आगे कभी भी नहीं। इस बार अगर आपने स्टडी को स्टॉप कर दिया कि एग्जाम होगी नहीं होगी, आईएनटी का कुछ पता नहीं, एग्जाम करवाए नहीं कराए, तो फिर आगे आपके कोई चांस नहीं बनेगी। इस बार बहुत शानदार है जो मौका है आपके पास में नेट जेआरएफ करने का, जो आपने सपना ले रखा है उसका। क्योंकि इस बार जो वही कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं जो दृढ़ निश्चयी है, और जो इसके प्रति मतलब ऐसे है कि उनके कि मुझे ये करना ही है, 100% है कि मुझे ये नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना ही है। वो स्टूडेंट इस बार नहीं है यहाँ पे। वो लॉकडाउन में मजे ले रहे हैं, कोई लूडो का मजा ले रहा है, कोई टिकटॉक का मजा ले रहा है, कोई अन्य किसी जो ऑनलाइन ऐप पे है पड़े हुए हैं, बस चल रहे हैं, टाइम पास हो रहा है बस, और कुछ नहीं है। वही जो स्टूडेंट्स यहाँ पे रेगुलर है, जो मतलब उनके है कि हम जेआरएफ करके पीएचडी में अपन वो है एडमिशन ले सके, और जब आगे जो कोई असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भी वैकेंसीज है उसमें अप्लाई करके अपनी जो लाइफ है वो सिक्योर कर सके। तो साथियों, हम पढ़ रहे थे भौगोलिक चिंतन का इतिहास। भौगोलिक चिंतन के इतिहास में हमने यूनानी भूगोल वेदा, रोमन और जो है यूरोप में अंधकार युग पढ़ लिया था। अब अपना चल रहा था जो है अरब भूगोल वेता। अरब भूगोल वेताओं में हमने पढ़ा था सर्वप्रथम अल बिरूनी, इब्न हाकल, इब्न सीना, अल बल्खी। जो है इतने सारे हमने भूगोलवेता पढ़ लिए थे। उसके अलावा अब हम जो नए भूगोलवेता हैं, जो अरबी भूगोलवेता हैं, उनके जो योगदान है, उनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, और जो भी उनका जो भी विवरण मिलता है, जो भूगोल में उनका जो भी योगदान है, वो सभी अपन अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लासेज भौगोलिक चिंतन का इतिहास में हम शुरू करें, जो अरब भूगोलवेताओं के रूप में जो नए भूगोलवेता हैं उनका। और नए भूगोलवेताओं में हम पढ़ेंगे सर्वप्रथम इब्न बतूता महोदय को, कि इब्न बतूता महोदय कौन है, इनका क्या क्या योगदान भूगोल के अंदर देखने को मिलता है। आइए पढ़ते हैं इब्न बतूता महोदय को। इब्न बतूता यह एक जो है अरबी भूगोलवेता है, अरब भूगोलवेताओं से संबंधित रखते हैं। 13वीं सदी का महान अरब भूगोलवेता, मतलब कि ये 13वीं सदी का है वो महान अरब भूगोलवेता है। उस समय अंधकार युग का प्रचलन था, लेकिन अरब भूगोलवेताओं में कुछ यात्री भूगोलवेता थे। उन्होंने अनेक विषयों को जाके उनके जो ग्रंथ है उनका अनुवाद करके अरबी भाषा में, और उन्होंने अपना जो है भूगोल को समझा था। थोड़ा बहुत उन्होंने इसमें मतलब विचार विमर्श किया था, भूगोल को विश्व के सामने प्रस्तुत किया था। वरन यूरोप में जो है वहाँ पे अंधकार युग बढ़िया तरीका से, शानदार तरीके से वहाँ पे छा गया, और भूगोल गर्त में जाने की स्थिति में हो गए। लेकिन अरब भूगोलवेता है, उन्होंने इसको वापस मतलब थोड़ा समझा, विश्व की यात्राएं की, और जो भी है भूगोल के संदर्भ में बताया कि हाँ भूगोल क्या है, क्या चीज है भूगोल, और भूगोल किससे संबंधित है, किसका अंतर संबंध है, ऐसा भूगोल का वह विवरण इन्होंने प्रस्तुत किया था। जिसे अरब जगत का महान यात्री कहा जाता है। कि अरब जगत का ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कि जो अरब जगत का जो महान यात्री है वह कौन है। अरब जगत का महान यात्री है वह कौन है? इब्न बतूता। इब्न बतूता है अरब जगत का महान यात्री है। मतलब कि ये इन्होंने अनेक देशों की यात्राएं की, अनेक क्षेत्रों पे गए, और उन्होंने जो प्रत्यक्ष भ्रमण करके फिर अपने विचार उस संदर्भ में प्रस्तुत किए। ऐसा कि नहीं है कि आराम से रह गए घर पे कुर्सी पे बैठ के और अपने विचार प्रस्तुत कर दिए, किसी ने भूगोलवेता की पुस्तक पढ़ के अपने विचार दे दिए, ऐसा इन्होंने बिल्कुल नहीं किया। ये थे एक यात्री भूगोलवेता। अनेक देशों की इन्होंने यात्रा की थी। यात्रा करके फिर जो इनके सामने जो भी इसकी जो भी व्याख्या हुई, या जो भी सामने इनके सामने प्रत्यक्ष जो प्रमाण प्रस्तुत हुए किसी भी चीज के संदर्भ में, तो फिर उन्होंने अपने जो है ग्रंथों के माध्यम से संपूर्ण विश्व के सामने इसको पेश किया। उसने अपने जीवन काल में 20,000 किलोमीटर की या 75,000 मील की यात्राएं की थी। कि ऐसा भूगोलवेता जो सबसे ज्यादा यात्रा की थी, कितनी? 20,000 किलोमीटर, और कितनी 20,000 किलोमीटर या 75,000 मील, एक ही बात है दोनों।
इतनी अधिक यात्रा करने के कारण उसे अरब जगत का मार्को पोलो कहा जाता है। ये चीज नोट कर लेना भाई कि अरब जगत का जो मार्को पोलो है वो कौन है? अरब जगत का मार्को पोलो है। जो मार्को पोलो माना गया है अरब जगत का, वो माना गया है इब्न बतूता महोदय को। और इब्न बतूता महोदय है वो अरब भूगोलवेता था और 13वीं सदी का था, और जो है अरब का सबसे महान यात्री था ये। इसने 20,000 किलोमीटर की और 75,000 मील की यात्राएं की थी, और सबसे ज्यादा इन्होंने यात्रा की थी, तो अरब जगत का मार्को पोलो कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से उठ के आता है कि सर ये मार्को पोलो क्या है, इसको मार्को पोलो की संज्ञा क्यों दी गई है? तो मैं आपको बताता हूं कि इसको मार्को पोलो की संज्ञा क्यों दी गई है। मार्को पोलो एक इटली का महान यात्री था, कि इटली का एक महान यात्री था मार्को पोलो। और मार्को पोलो ने क्या किया कि संपूर्ण विश्व की अनेक यात्राएं की थी, वहां सबसे ज्यादा यात्रा करने वाला मार्को पोलो था। और उसके बाद में अगर किसी ने यात्राएं की है तो वो है जो अपना इब्न बतूता महोदय, जो अरब का था, और जो मार्को पोलो था वो इटली का था। तो मतलब मार्को पोलो के बाद में उससे संदर्भ में कहा जाता है कि ये भी एक यात्री भूगोलवेता था और मार्को पोलो भी एक यात्री भूगोलवेता था। सबसे ज्यादा यात्रा तो मार्को पोलो ने की थी, तब उसको बोलते हैं मतलब उसको महान मानते हैं यात्रा के संदर्भ में कि इसने सबसे ज्यादा यात्राएं की थी। और अरब जगत का मार्को पोलो को इसको संज्ञा दे दी गई है कि हाँ इन्होंने भी मार्को पोलो जो महोदय हुए हैं उनकी समान यात्राएं की थी, इसलिए इसको भी उनकी संज्ञा दे दी जाए। इनको प्रसिद्धि मिलती इस नाम से, अरब जगत का मार्को पोलो। मार्को पोलो इटली का महान यात्री था। और फिर आगे देखते हैं इब्न बतूता महोदय के बारे में। उसने दक्षिण में विषुवत रेखा से 10 डिग्री की जो दक्षिणी है, दक्षिणी गोलार्ध है, उसमें विषुवत रेखा से 10 डिग्री दक्षिण में स्थित किलवा नगर तक की यात्राएं की थी। मतलब कि ये जो है अरब है ये उत्तरी गोलार्ध में है। अब उत्तरी गोलार्ध में है तो इन्होंने दक्षिणी गोलार्ध में जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा है उससे नीचे 10 डिग्री है दक्षिण में जो एक नगर पड़ता था वो प्राचीन काल में, वहां पे केलवा नगर, वहां तक की इन्होंने यात्रा की थी, जो अपने आप में एक जो महत्वपूर्ण यात्रा होती थी और जो साहसी यात्रा होती थी, जो साहसी भूगोलवेता होते थे वही ये यात्रा कर पाते थे। वर्तमान में तो क्या है कि जो साधन वगैरह है, अपन हवाई जहाज से किसी टापू पे मतलब लैंड कर सकते हैं, वहां पे उसकी यात्रा कर सकते हैं, या अन्य किसी बड़े बड़े जंगी जहाजों से वहां पे पहुंचा जा सकता है। लेकिन प्राचीन काल में क्या होता होता था कि एक नाव थी, नाव के सहारे वो यात्राएं करनी पड़ती थी, जो एक बहुत ही कठिन और दुर्गम भरा होता था। तो उस समय जो यात्री साहसी होते थे, जिनको अपनी मतलब जान की परवाह नहीं होती थी, वो सिर्फ अपना जो है नाम और भूगोल के विकास या अपने जो कार्य को इंपॉर्टेंस देते थे, वही भूगोलवेता अपने घर से निकलते थे और वही एक यात्री भूगोलवेता के रूप में प्रसिद्ध हुए। वैसे ही ये जो अपना इब्न बतूता महोदय है ये एक यात्री महोदय था, और यह यात्रा करके अरस्तु के मत को गलत साबित कर दिया। कि अरस्तु ने, जब अपन अरस्तु महोदय को पढ़ा था, उसने एक मत दिया था कि उष्ण प्रदेश मानव बसाव के योग्य नहीं है। उन्होंने माना है कि जो उष्ण प्रदेश है, 0 डिग्री के आसपास का जो क्षेत्र है, वहां पे मानव के बचाव का योग्य नहीं है, क्योंकि वहां पे सूर्य की जो किरणें हैं लंबवत सीधी पड़ती है, और सीधी पड़ने के कारण तापमान वहां उच्च है। तापमान उच्च होने के कारण वायुदाब कम है, वायुदाब कम होने के कारण वहां पे वर्षा है, प्रतिदिन वर्षा होती है, यानी वर्षा की अधिकता है वहां पे। इस कारण वहां पे कुछ भौगोलिक जो है परिस्थितियां ऐसी है कि वहां पे मानव बचाव नहीं कर सकता, यानी मानव को काफी सारी कठिनाइयों का अगर जहां पे सामना करना पड़ेगा, वहां पे मानव का बचाव है बहुत कम ही देखने को मिलेगा। इस संदर्भ में जो है अरस्तु महोदय ने कहा था। लेकिन इन्होंने 10 डिग्री दक्षिण में केलवा नगर की, 10 डिग्री साउथ में केलवा नगर की यात्रा करके ये गलत को साबित कर दिया कि हाँ ये मानव बचाव योग्य है। लेकिन मानव को क्या करना होगा, कुछ परिवर्तन करने होंगे उस संदर्भ में, फिर वो वहां पे आराम से अपना निवास स्थान बना सकते हैं। 1333 में उसने अफगानिस्तान के पर्वतीय भाग से हिंदुकुश होते हुए भारत में प्रवेश किया। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए रखता है क्योंकि अपन भारत के निवासी है, और भारत के संदर्भ में एग्जामिनर क्वेश्चन यहाँ से पुटअप कर लेता है कि अफगानिस्तान की पर्वतीय भाग से। अब पता है कि अफगानिस्तान जुड़ा हुआ है 80 उनकी जो 80 किलोमीटर सीमा जो है भारत से संबद्ध है, या कई बुक्स में 106 किलोमीटर वहां की जो है सीमा संबंध मिलती है कि इतने किलोमीटर भारत से अफगानिस्तान की जो है सीमा लगती है, ऊपरी छोर से, जम्मू कश्मीर के जो छोर है वहां से। तो वहां के पर्वतीय भाग से हिंदुकुश होते हुए, हिंदुकुश जो ऊपर पर्वत है अपना ट्रांस हिमालय के ऊपर हिंदुकुश पर्वत है, वहां पे है, वहां से भारत में प्रवेश किया, दर्रों से प्रवेश किया। और जितने भी जो अरब भूगोलवेता हुए हैं या अरब आक्रमणकारी हुए हैं,
जो मुगल आक्रमणकारी जो अरब से आए हैं, उन्होंने जो है पाकिस्तान होते हुए या अफगानिस्तान होते हुए यहाँ से जो खैबर दरे, कुछ दरें हैं इधर पाकिस्तान अफगानिस्तान के पास में, और उन्हीं दरों से भारत में प्रवेश किया है। क्योंकि और तो हिमालय पर्वत के आ जाने के कारण वहां से क्या कि आवागमन नहीं हो पाता, लेकिन उन्होंने दरों के माध्यम से भारत में प्रवेश करके यहाँ पे जो है अपना साम्राज्य का विस्तार करना चाहा, और काफी समय तक यहाँ पे उन्होंने शासन किया। और शासन बाद में इनका जो है शासन यहाँ से जब उखाड़ फेंका गया, तो फिर इनको वापस अपने देश लौटना पड़ा। और अरब कंट्रीज में अभी भी वो राजाशाही तानाशाही शासन वैसा ही चलता है जो पहले था, बस थोड़ा सुधार हुआ है उनमें। तो उन्होंने अपन को यहाँ पढ़ना है, अपन को पॉलिटी नहीं पढ़नी है। मैंने तो आपका ऐसे थोड़ा बताया था उसके बारे में कि अरब भूगोलवेत्ता कहाँ से आए थे, या अरब जो आक्रमणकारी है कहाँ से आए थे, और उन्होंने कैसे यहाँ पे आक्रमण किया, और कैसे यहाँ के जो विश्वविद्यालय हुए हैं या जहाँ भी धार्मिक संस्कृति के केंद्र हुए हैं, हिंदू धार्मिक संस्कृति के केंद्र है, उनको तहस नहस कर दिया। जो मंदिरों निर्माण करवाया गया था उनको तुड़वा दिया। ऐसे करके उन्होंने अपनी जो अरब कंट्रीज की जो भाषा है, मुस्लिम भाषा है, या बोले तो अपनी जो विचारधारा है उसका प्रसार यहाँ करना चाहा। क्योंकि इंसान को विचारधारा से गुलाम बना लिया जाता है, तो फिर वो आजीवन उसी का गुलाम रहता है। और ऐसे गुलाम बनाते तो वो कुछ समय के लिए रहता है, और फिर वापस वो आजाद हो जाता, तो स्वतंत्र हो जाता है। लेकिन विचारधारा का एक बार गुलाम बन गया व्यक्ति, तो फिर वो आजीवन है, उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी वो गुलाम रहती है, ऐसा माना जाता है। तो आइए आगे पढ़ते हैं इसके संदर्भ में। उस समय जब ये इब्न बतूता भारत आया था हिंदू कुश पर्वत से होते हुए, उस समय भारत का शासक मोहम्मद बिन तुगलक था। कि जो भारत का शासक है वो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। भारत में 8 वर्ष तक रहा। इब्न बतूता भारत में 8 वर्ष तक रहा। यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट कि उस समय जब इब्न बतूता भारत आए थे, तो उस समय भारत का शासक कौन था? कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। ये आप नोट कर लेना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया और पूछे जाने की अपार संभावना है यहाँ से। और कितने वर्ष भारत में रुका? 8 वर्ष रुका था। और एक बात ये और आती है, जो अरब भूगोलवेता हुए हैं या इब्न बतूता माने, या जो अपन ने इधर अल बिरूनी पढ़ा था, इब्न सीना इब्न हाकल पढ़े थे, और अल बल्की पढ़े थे, आगे भी जो इब्न खल्दून वगैरह जो भी जितने भी भूगोलवेता पढ़ेंगे, उनमें अधिकतर भूगोलवेता वो थे कि जहां पे अरब जो है अरब आक्रमणकारियों का जहाँ पे अधिकार था, या अरब राजाओं का जहाँ पे अधिकार था, मुगलों का जहाँ पे अधिकार था, वहां पे वो गए हैं खोज करने के लिए। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता दिया था, वहां पे जाने का इनका कारण यही है कि वहां से इनको सहयोग मिल सके, काफी धनराशि मिल सके सहयोग के रूप में, और वहां इनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या का समाधान नहीं करना पड़े। क्योंकि अरब जो आक्रमणकारी अरब राजा है और ये अरब भूगोलवेता तो एक ही कंट्रीज के हैं, और यहाँ पे नई नई खोज करनी है। और उन राजा महाराजाओं को भी नई खोजों का जब पता चलता है कि कहाँ पे सोना है, कहाँ पे चांदी है, कहाँ पे कुछ जो महत्वपूर्ण है चीजें है, कौन से देश में क्या है, पता चलता था, वो क्या करते थे कि आक्रमण करके वहां पे शासन करके और लूटपाट करके अपने देश को ले जाते थे। इसलिए वो इनको प्रोत्साहन देते थे कि ये नई नई खोज करे और अपना काम यहाँ पे मामला सेट हो जाए, अपन को जो है अपार धनराशि है, यहाँ की जो महत्वपूर्ण खनिज संसाधन है, जो महत्वपूर्ण आवश्यक वस्तुएं हैं, वो हमें नई नई जानकारी प्राप्त होती रहे, और अपन यहाँ से है वो अपने देश को ले जा सके, उनको डेवलप कर सके। भारत से वह मालाबार होते हुए श्रीलंका गया। कि भारत से जो मालाबार तट है नीचे दक्षिण में, वहां से होते हुए श्रीलंका गया। वह श्रीलंका की आदम चोटी पर चढ़ा। श्रीलंका की एक चोटी है ऊंची, आदम चोटी नाम है, जिसका आदम ब्रिज भी है और वहां पे आदम चोटी भी है, तो वहां पे वो चढ़ा था। इसके बाद वह मालदीव गया। श्रीलंका से कहाँ गया? मालदीव गया। मालदीव के बाद में वह मलाया सुमात्रा होते हुए चीन पहुंचा। मतलब कि यह माने तो अपन भारत के जो है मैप में देखते हैं, एक नॉर्मली आपको भारत का मैप बना के मैं दिखाता हूँ। जो है यहाँ पे जो है पाकिस्तान की सीमा लगती है, यहाँ पे है जो अफगानिस्तान की सीमा लगती है, यहाँ पे अपना हिंदुकुश पर्वत है, और यहाँ पे है जो वो महान हिमालय स्थित है अपना, ऊपर ट्रांस हिमालय है, और फिर यहाँ पे जो है लघु हिमालय, शिवालिक, ऐसे करके अपनी जो हिमालय श्रृंखला है भारत का भूगोल में अपन विस्तार से वर्णन करेंगे। वो जो भूगोलवेता आया था उसने क्या किया, वो यहाँ से आया, यहाँ से आया, हिंदुकुश पर्वत से भारत में प्रवेश किया, भारत में प्रवेश किया, फिर भारत में आया, भारत में आ गया, भारत में आया, फिर नीचे श्रीलंका, श्रीलंका गया, श्रीलंका से इधर जाते हुए इसने श्रीलंका से कहाँ गया? वो मालदीव गया,
मालदीव से वो क्या सुमात्रा, यहाँ पे जो सुमात्रा वगैरह द्वीप है वहां गया, सुमात्रा से होके यहाँ पे जो चीन है यहाँ पे पहुंच गया वो। मतलब कि यहाँ से चला, ऐसे उसने क्रम ऐसी यात्रा की थी, उसने चीन यहाँ तक पहुंच गया। ये एक माइंड में आपको बिठा लेना ना कि कभी एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाए कि उसने कहाँ से क्या क्या यात्रा की थी, कौन कौन सी देश थी। अफगानिस्तान से चला था, भारत में प्रवेश किया। कहाँ से चला था? अफगानिस्तान से चला था। अफगानिस्तान से चला था, भारत में प्रवेश किया। कलर दूसरा ले लेते हैं, इसमें मैचिंग रखा है। अफगानिस्तान से प्रवेश किया, भारत में प्रवेश किया, श्रीलंका गया, श्रीलंका चला गया, श्रीलंका से फिर वो मालदीव गया, श्रीलंका से कहाँ गया? मालदीव गया। मालदीव से क्या किया उसने? सुमात्रा, यहाँ पे वो द्वीप है वहां पे गया, वहां से चाइना चला गया, चाइना चला गया, चाइना तक का उनका विवरण है वो मिलता है। फिर चाइना से वापस अपना देश जा सकता है क्योंकि चाइना से यहाँ पे आवागमन है, तो वहां पे वापस जाने को मिल सकता है कि मतलब वहां से वापस चला गया होगा। लेकिन अपन को इतना याद रखना है कि भारत में प्रवेश करने के बाद में श्रीलंका होते हुए मालदीव, सुमात्रा और ये जो है मलाया द्वीप होते हुए फिर चीन पहुंचा वहां पे, ये उसकी यात्रा थी। उसने अपनी यात्राओं पर आधारित ग्रंथ रहेला लिखा था, कि यात्राओं पर एक ग्रंथ लिखा था उसने। जितनी भी यात्राएं की थी आपको पहले ही बता दिया गया कि एक महान यात्री था, अरब जगत का महान यात्री था, और अरब जगत का मार्को पोलो की संख्या दी जाती है इसको। इसने मतलब है बहुत सारी यात्राएं की थी और यात्राओं पर एक ग्रंथ लिखा था रहेला, रहेला या कहीं कहीं पे आपको वो रूहेला भी मिलता है, ये इस पे इसने ग्रंथ लिखा। और दूसरा इसका ग्रंथ है शहरों की पिकनिक और यात्राओं के चमत्कार पर एक उपहार, कि शहरों की पिकनिक और यात्राओं के चमत्कार पर एक उपहार के रूप में इसने एक ग्रंथ लिखा था। कभी कभार ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो अपन को दोनों इसके दो ही ग्रंथ है, रहेला और शहरों की पिकनिक और यात्राओं के चमत्कार पर एक उपहार, और अरब जगत का मार्को पोलो। और किसके समय आया था? मोहम्मद गजनवी के समय। ये कहाँ आया था? भारत आया था, सॉरी मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था ये। और इसने प्रवेश हिंदुकुश से होते हुए किया था। एक कुछ है महत्वपूर्ण यहाँ से फैक्ट आते हैं जो है इब्न बतूता महोदय के बारे में, कि यहाँ से जो भी अपन को देखने को मिलता है वे जो बतूता की जानकारी इतनी मिलती है और इतनी इंपॉर्टेंस है। वैसे तो यहाँ पे अपन चर्चा करने को अपन पूरी है जो 5, 10, 15, 20 पेज की कर सकते हैं कि यहाँ पे मतलब इनका योगदान है, इनको बढ़ा चढ़ा के अलग अलग बुकों से अलग अलग जो भाषाओं में उनको शामिल कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपसे पहले वादा किया था, हमें ये नहीं देखना है कि अपन क्या कर रहे हैं क्या नहीं है, अपन वही फैक्ट्स उठाएंगे जो एग्जाम में आएंगे। और अपन को 20 नंबर चाहिए तो चाहिए ही, इसमें किसी मतलब दो राय नहीं होनी चाहिए कि 20 नंबर कैसे आएंगे कैसे आएंगे कैसे। माइंड में आप टेंशन लेना छोड़ दो, आपको यहाँ से 20 नंबर मैं दिलाऊंगा और मुझे पता है कि मुझे किस प्रकार से आपको ये यूनिट तैयार करवानी है। इसके बाद वाली जो भी यूनिट्स आती है वो आपको तैयार करनी है। आपको तो बस इतना ही है कि रेगुलर बेसिस पे आप बने रहो, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो ताकि वो ज्यादा से ज्यादा जुड़ सके, उनको भी ये लाभ मिल सके। और आप जब भी वीडियो देखो तो इसको लाइक करो, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ इतने लोगों ने मतलब अपन को जो है क्लास का एंजॉय किया है और इनको ये पसंद आया, ये जो अपना मैटर है ये भी पसंद आया, तो आप इसको लाइक जरूर करें। आगे हम पढ़ते हैं इब्न खल्दून महोदय को। इब्न खल्दून का जो भी योगदान होता है वो पढ़ते हैं। यह अंतिम महान अरब भूगोलवेता था, जो अरब का अंतिम महान भूगोलवेता था कौन था? इब्न खल्दून था, जो 14वीं सदी का महान भूगोलवेता था। 14वीं सदी का महान भूगोलवेता माना जाता था इब्न खल्दून। उसका ग्रंथ मुकदीमा है इतिहास का परिचय, जिसको हिंदी में बोलते हैं मुकदीमा है, जो 6 खंडों में प्रकाशित था। जो उसका ग्रंथ है मुकदीमा है जो 6 खंडों में प्रकाशित था, इतिहास का जो परिचय है वो इसमें मतलब डाला गया है। इसमें जो मैटर है, जिसमें जो विवरण डाला गया इतिहास से संबंधित वो विवरण डाला गया है। इब्न खल्दून ही विश्व का पहला नियतिवादी था जिसने मानव व पर्यावरण संबंधों को वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया था। कि पहला नियतिवादी था जिसने मानव और पर्यावरण को, नियतिवादी होते हुए भी मानव और पर्यावरण को है उनके बीच में जो संबंध है उनका वैज्ञानिक रूप से है जो प्रस्तुत किया था विश्व के सामने। इसको तो ये पहला ऐसा भूगोलवेता माना गया था। आइए आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। इस संदर्भ में उनके विचार निम्नलिखित है। उसके अनुसार उत्तरी भाग के निवासी योद्धा, शिकारी और बलशाली होते हैं। जो उत्तरी गोलार्ध के जो निवासी है योद्धा होते हैं, शिकारी होते हैं, बलशाली होते हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध के निवासी आलसी व विलासी प्रकृति होते हैं। अब उत्तरी गोलार्ध में क्या है? सबसे ज्यादा स्थल भाग है, आपको पता है। दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग है। अब स्थल भाग है वहां पे अनेक पठार है, मैदान है, पर्वत है, चोटियां हैं ऊंची ऊंची। तो वहां पे obviously, यही सामान्य है कि वहां पे जब मनुष्य निवास करेगा तो उसके पर्वतों पे चढ़ने के लिए उसके पैर मजबूत होने चाहिए,
मतलब शरीर के नीचे का हिस्सा उसका मजबूत होना चाहिए, तभी वो उस पे चढ़ पाएगा, पठारों पे चढ़ पाएगा, वहां पे निवास कर पाएगा, अपना निवास स्थान बना पाएगा। क्योंकि पर्वतों पे नीचे से कोई सामान है, कुछ भी राशन का हो या अन्य सामानों पहुंचाना कितनी दुर्गमता भरा हुआ है, क्योंकि वहां पे जाना इतना नॉर्मल नहीं है कि पर्वतों पे चढ़ सके। तो उस संदर्भ में उन्होंने कहा कि उत्तरी भाग के निवासी योद्धा होते हैं। योद्धा क्यों होते हैं? योद्धा इसलिए होते हैं कि वो मतलब ताकतवर होते हैं, मजबूत होते हैं, शरीर उनका सुडौल होता है, शिकारी होते हैं। वहाँ पे मतलब जो है पर्वत है, पर्वतों में भी जो वनस्पति है उनके बीच में जो भी जीव जंतु रहते हैं उनका शिकार करते हैं, वही खाते हैं। बलशाली होते हैं, उनमें ताकत होती है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध के निवासी, जो दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, जलीय भाग की अधिकता है। जलीय भाग की अधिकता है तो वहां पे आलसी और विलासी प्रकृति के थे, उनको इतनी कठिन है जो कठिन परिश्रम नहीं करना होता है। उनको न तो किसी पहाड़ पे चढ़ना है, न कोई जंगल में जाके शिकार करना है। वहां पे टापुओं पे कुछ स्थल भाग होते हैं, वहां पे उनको मिल जाता है, और समुद्र है, वहां से वो मछलियां पकड़ के और अपना जो है भोजन ग्रहण कर लेते हैं। तो इसलिए उनको इतना जो है कठिन संघर्ष नहीं करना पड़ता, इसलिए ये कथन कहा गया है। आगे चलते हैं, आगे चर्चा करते हैं कि क्या आगे बात है। इब्न खल्दून ने ही सर्वप्रथम राज्य के विकास की चक्रीय संकल्पना प्रस्तुत की थी। ये नोट कर लेना भी आप। ऐसा कौन सा भूगोलवेता है जिसने सर्वप्रथम राज्य की विकास, जो राज्य है किसी राज्य का विकास की चक्रीय संकल्पना प्रस्तुत की थी? कौन सा भूगोलवेता है? इब्न खल्दून महोदय है जिसने चक्रीय संकल्पना प्रस्तुत की थी। उसकी इस अवधारणा को 19वीं सदी में रेडजेल ने अपनाया। आगे आएगा रेडजेल, राज्य से संबंधित एंथ्रोपोजियोग्राफी इसकी महत्वपूर्ण पुस्तक है, और बहुत ही शानदार तरीके से आपको वो रेडजेल पढ़ाया जाएगा, क्योंकि हम्बोल्ट, रिटर और रेडजेल है, उनका बहुत कुछ योगदान है, और आपको पढ़ने में उनमें इतना इंटरेस्ट आएगा, इतना इंटरेस्ट आएगा उसमें पढ़ने को। देखना आप जब वो अपने भूगोलवेता उनकी चर्चा करेंगे, और उनमें से क्वेश्चन जो है उठने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। अरब भूगोलवेता से एक क्वेश्चन 100% आएगा, मैंने आपको कह दिया है। कभी कभार नहीं आता, लेकिन मतलब कि 99% आपको वो प्रश्न देखने को मिल जाएगा जो एक मैं चर्चा कर रहा हूँ यहाँ पे, और जो अपन प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे, फिर अपन टेस्ट सीरीज रखेंगे, उनमें से आपको एक क्वेश्चन आएगा, वो वहाँ पे मिल जाएगा। आपको टेंशन लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है। उसकी इस अवधारणा को 19वीं सदी में रेडजेल ने अपनाया। उसने बताया कि दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में अधिक जनसंख्या निवास करती है। अब अभी मैंने आपको इसका फैक्ट बता दिया था कि दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में निवास क्यों करती है। दक्षिण में स्थल भाग है, सॉरी जलीय भाग है, उत्तर में स्थल भाग है। स्थल भाग पे ज्यादा निवास करेंगे, स्थल भाग पे मैदान होगी, मैदानों में उपजाऊ भूमि की, उपजाऊ भूमि में अपना अन्न वगैरह है, सब कुछ वो वहां पे पैदा करके अपना भोजन राशन प्राप्त कर सकते हैं। तो वहां पे जनसंख्या का जमाव अधिक है। 90% जनसंख्या है संपूर्ण विश्व की उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है, जबकि 10% है। यह आंकड़ा है 90 और 10 का। जो जनसंख्या भूगोल पढ़ेंगे उसमें अपन विस्तार से चर्चा करेंगे इसकी। 90% और 10%। 90% तो है नॉर्थ में, उत्तरी गोलार्ध में, और 10% है साउथ में, दक्षिणी गोलार्ध में है। जो 10% है जो मानव है वो निवास स्थान है वहां पे। आइए चर्चा करते हैं आगे इसके बारे में। फिर आगे अल-मकदसी पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अपन ने आज 2 भूगोलवेता की चर्चा कर ली थी। 2 भूगोलवेता में इब्न बतूता की थी। इब्न बतूता के जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो बताता हूँ। अरब भूगोलवेता था, अरब का महान यात्री था, और मार्कोपोलो, अरब जगत का मार्कोपोलो कहा जाता है। इसके बाद में भारत का शासक उसमें मोहम्मद बिन तुगलक था, और भारत में 8 वर्ष रहा था, ये आपको ध्यान में रखना है। और फिर इसके बाद में इसका आधारित ग्रंथ रुहेला है। रुहेला एंड टाइम्स भी जानता है, लेकिन आपको रुहेला मिल जाएगा, वहां पे रुहेला को क्लिक कर देना है। और शहरों की पिकनिक और यात्रा के पर एक चमत्कार पर एक उपहार है। और जो है इब्न खल्दून है, अरब भूगोलवेता था। इसका ग्रंथ मुकदिमा है ग्रंथ। आपको इतना सारे क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे मिल जाएंगे मुकदिमा है एग्जामिनर की जो महत्व या प्रसिद्ध या उसको भागी ये मन को कि मुकदिमा दे दे भाई, मिलान वाला करवा ले, मुकदिमा दे दे। इतिहास का परिचय और 6 खंडों में विश्व का पहला नीतिवादी, इसको छोड़ो आप, मतलब ऐसे आपको नॉर्मली ये फैक्ट ध्यान में रखना है। और चक्रीय संकल्पना ये जरूर आप याद रखिए कि सर्वप्रथम राज्य के जो विकास की चक्रीय संकल्पना इसने प्रस्तुत की थी। इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अल-मकदसी को। अल-मकदसी के बाद में अपन जो अल-इदरसी महोदय रह गए वो पढ़ेंगे, और कुछ भूगोलवेता और है उनको अपन विस्तार से उनकी चर्चा करेंगे, और वहां से वो फैक्ट्स आपको करवाया जाएगा जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और मैंने आपको बोल दिया तो बोल दिया, मैं अपने वादे से हटने वाला नहीं हूँ कि आपको पूरा मैटर यहाँ पे करवाया जाएगा, और आपको है कंटेंट बड़े शानदार तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा।
आप बुक लेके पढ़ना, आप जो आपके पास जो भी गाइड है उससे पढ़ना भूगोलवेता, और फिर आप अनुमान लगाना कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ और जो गाइड से पढ़ा रहा है या तो वो मैचिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैचिंग नहीं हो रहा तो मेरे वाला समझ में आ रहा है, गाइड वाला समझ में आ रहा है, आपको खुद को पता चल जाएगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ और कौन सी लैंग्वेज मैं आपको एकदम नॉर्मल से नॉर्मल लैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ। आपको एक बार लग सकता है कि ये थोड़ा हार्ड है मैटर, लेकिन फिर क्या होगा जब अपन टेस्ट सीरीज रखेंगे, उसके बाद में जब अपन चर्चा करेंगे लगातार इनकी टेस्ट सीरीज रखेंगे, उसके बाद में आपको ऐसे टिप्स पे हो जाएंगे जो सारे भूगोलवेता हैं, ये इनके नाम हो जाएंगे। आपको 70 से 75 भूगोलवेता आपके एग्जाम में नाम आएगा कि हाँ, कि सीधा कोई भी भूगोलवेता का नाम आ गया, इब्न बतूता, मान लो इब्न बतूता का ही नाम आ गया, तो इसका रूहेला ग्रंथ सीधा आपके माइंड में ऐसे ही मेमोरी में सीधा आ जाएगा कि हाँ ये इसका भाई ये ग्रंथ है और इसकी ये रचना है, इसका ये भूगोल है। ऐसा आपको खुद को कॉन्फिडेंस हो जाएगा। बस आपको देरी है तो रेगुलर बेसिस पे बने रहने की, आप रेगुलर क्लासेज लो, नियमित रूप से क्लासेज लो। आपकी एक भी क्लास छूट जाती है तो उसके बाद में क्या होता है कि फिर आपका वो रूटीन है वो सही नहीं हो पाता, और सही नहीं हो पाने के कारण फिर आपका वो मैटर छूटता जाता है, छूटता जाता है, छूटता जाता है। फिर सोचते हो कि यार अपन तो बुक से पढ़ेंगे और बुक से कुछ समझ में आने वाला नहीं है। ऐसे समझ में बुक से आता था तो मार्केट भरा पड़ा है बुकों से, बुक से ही सब कुछ समझ लिया जाता था। लेकिन उसके लिए एक माध्यम होता है, ये एक माध्यम है, कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज आपके लिए एक माध्यम है कि आपको जो है इतनी नॉर्मल लैंग्वेज में पढ़ाया जाए कि उसके बाद में अगर आप बुक पढ़ोगे ना तो आपको एकदम ईजी लगेगा मैटर कि हाँ अब अपना सब कुछ सॉल्व है। चलो साथ में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में, तब तक की बाय, धन्यवाद। ऐसे बने रहिए और फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर कीजिए, जो वीडियो अपना इसको शेयर कीजिए। और अपनी नियमित क्लासेज है वो इवनिंग को होती है, आपको पता है तकरीबन 4 बजे के समथिंग इवनिंग को अपनी क्लासेज होती है पर डे। भौगोलिक जो है चिंतन चल रहा है, इसके कंप्लीट होने के बाद में आप कमेंट जरूर कीजिए कि कौन सा का मुझे मैटर तैयार करना है, कौन सा आपको यूनिट है वो पढ़ानी है आपके लिए, कौन सी इंपॉर्टेंट है वो यूनिट मैं आपको यहाँ पे शुरुआत करा दूंगा इसके बाद में, जो अपनी ये कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में। और मैंने आपको वादा किया था कि ऐसे नहीं होगा कि आपको 10 क्लासेज लगा दी और उसके बाद में छोड़ के दूसरी यूनिट पे चले गए। मैंने आपसे वादा किया है, करीबन अपनी 17-18 क्लासेज हो चुकी है और अपन नियमित रूप से यहाँ पे बने हुए हैं। अपन ने यूनानी पढ़े थे, रोमन पढ़े थे, अरब भूगोल था, कंप्लीट होने वाले 1-2 क्लास में आपके ये कंप्लीट हो जाएंगे। और उसके बाद में जो पुनर्जागरण काल आएगा कि उसमें भूगोल का वापस विकास स्टार्ट हुआ था, ये तो जो अरब भूगोल है उन्होंने तो बस नॉर्मली मतलब जानकारी दी थी, भूगोल को थोड़ा समझा था उसका विवरण। लेकिन पुनर्जागरण काल के पश्चात एक भूगोल की वापस वापसी होगी, जैसे क्रिकेट टीम में किसी खिलाड़ी की वापसी होती है ना, वैसे ही भूगोल की वापस वापसी होगी इसमें जो है संपूर्ण विश्व में। और फिर भूगोल प्रगति पे बढ़ेगा, फिर अंधकार युग इसका कभी नहीं आएगा और फिर दिन प्रतिदिन भूगोल पर बढ़ता जाएगा और इसका विषय क्षेत्र इतना महान हो जाएगा कि इसको अनेक अनेक जो है विषयों में डिवाइड करना पड़ेगा, भूगोल को ही डिवाइड करना पड़ेगा अनेक अनेक अध्ययन की सुगमता के लिए। चलो साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में, तब तक बाय।